क्या नीतीश की कुर्सी जाएगी? क्या मोदी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे? एफआईआर ने बढ़ाई मुश्किलें, सवाल कड़वा है लेकिन पूछना भी जरूरी। एक तरफ बिहार के सुशासन बाबू पर महिला का हिजाब खींचने के गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ ढाका में भारतीय उच्चायुक्त पर हमले की साजिश। संसद में विपक्ष ने बिल फाड़कर हवा में उड़ा दिया, तो ओमान में वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज उठा। और सुनिए, आपकी जेब पर बड़ा फैसला हुआ है, बीमा अब सस्ता होगा या महंगा। राजनीति के इस हमाम में सब नंगे हैं, क्योंकि जब नीतीश घिरे तो बचाने कौन आया? पप्पू यादव और गिरिराज सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन शो देश दिन भर। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कभी सुशासन बाबू कहा जाता, आज उन पर एक महिला की अस्मिता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा। नजारा पटना का था, मौका नियुक्ति पत्र बांटने का, लेकिन जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। नीतीश कुमार ने मंच पर खड़ी एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने की कोशिश की। यह हरकत सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक संवैधानिक अपराध था। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कानून मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क करेगा? कानूनी पेंच और सजा का कैसा डर है? कानूनी विशेषज्ञों की माने तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच हुई तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 299 और 302 उनके गले की फांस बनेगा। धारा 399 कहती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना एक गंभीर अपराध है, जिसमें 3 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं धारा 302 जो कि शब्दों या इशारों से धार्मिक भावनाएं आहत करने पर लगती है, उसमें भी 1 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जानकारों का कहना है कि ये मामला सिर्फ धर्म का नहीं है, एक महिला की लज्जा भंग करने का है। अगर आईपीसी की धारा 354 का इस्तेमाल हुआ तो जो किसी महिला की मर्यादा भंग करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग पर लगती है, तो ये गैर जमानती अपराध है और इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री के लिए 5 साल की जेल की बात होना अपने आप में कितना बड़ा धब्बा है। कुर्सी का क्या होगा, मोदी का क्या होगा नया रुख? अब आते हैं असली राजनीतिक खेल पर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर एक्शन लेंगे? क्या नीतीश की कुर्सी जाएगी? अंदर खाने की खबर यह है कि भाजपा नेतृत्व इस घटना से बेहद असहज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार के लिए अपने ही सहयोगी मुख्यमंत्री का ऐसा कृत्य गले की हड्डी बन गया। एक तरफ पीएम मोदी नारी शक्ति की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उनका सहयोगी मंच पर महिला का अपमान करता है। अगर जन दबाव बढ़ा और कोर्ट ने संज्ञान लिया तो मोदी सरकार को मजबूरी में नीतीश से किनारा करना पड़ सकता है। कानूनन अगर किसी मुख्यमंत्री को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विधायकी और कुर्सी दोनों तत्काल प्रभाव से चली जाती है। अब बात करते हैं उस अजीब समर्थन की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पप्पू यादव और गिरिराज सिंह की, जिन्होंने एक सुर में नीतीश कुमार का समर्थन किया है। क्या कुछ बोले दोनों, जरा सुनिए। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने का जो दृष्टि था वो खिजाब खींचने का नहीं था। एक जो इस उम्र में जब उनकी शारीरिक रूप से वो काफी अब कमजोर भी हुए हैं, तो इस उम्र में जो एक भाव होता है प्रेजेंट करने का, पिता और बेटा का, बेटी का, परिवार का, वो भाव कंप्लीट डिफरेंट दिखता है, मासूमियत दिखती है। तो मुझको लगता है कि इसको नेगेटिविटी में नहीं लेनी चाहिए। बहुत जरूरी नहीं है कि हर बात को नेगेटिव में लेना। देखिए, राजनीति कितनी रंग बदलती है। जहां एक तरफ नीतीश की थू-थू हो रही है, वहीं उनके धुर विरोधी भी आज उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश का बचाव किया। इनका तर्क है कि नीतीश कुमार का इरादा गलत नहीं था, वो तो बस ये देखना चाह रहे थे कि डॉक्टर कौन है।
ये बयानबाजी बताती है कि राजनीति में महिला सम्मान से ज्यादा गठबंधन, धर्म और वोट बैंक प्यारा होता है। हालांकि पप्पू यादव का समर्थन एनडीए और नीतीश अभी भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं इसकी मंशा क्या है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। फिलहाल पेच ये है कि पीड़िता महिला डॉक्टर सदमे में है। जब तक वो खुद शिकायत नहीं करती, धारा 354 का केस कमजोर पड़ता है, लेकिन धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस तो देश का कोई भी नागरिक दर्ज करवा सकता है। और यही नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। देश भर में 0 एफआईआर की मांग हो रही है। वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। अब देखना यह है कि क्या कानून अपना काम करेगा या फिर कुर्सी कानून से ऊपर साबित होगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब आपकी जेब पर असर डालने वाली ये खबर है आपके भविष्य, आपकी जेब और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। मोदी सरकार ने संसद में बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 यानी कि सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पेश कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये बिल 100 साल पुराने कानूनों को बदल कर रख देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इन लोक लुभावन वादों के पीछे असलियत है क्या, और जिस पॉलिसी की किश्त आप बरसों से भर रहे हैं उसका क्या होगा। क्या ये नया बिल और 100% एफडीआई का खेल है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। इसका सीधा मतलब है कि अब विदेशी बीमा कंपनियां पूरी तरह से भारत में अपने मालिक बनकर रह पाएंगी, अपनी कंपनी के स्वामित्व को चलाती नजर आएंगी। सरकार का तर्क है कि इसमें सबका बीमा होगा, लेकिन विपक्ष और आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या इससे भारतीय कंपनियां विदेशी ताकतों के सामने टिक पाएंगी। आपको क्या मिलेंगे 10 बड़े फायदे, ये जानना भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं। सरकार का दावा है कि इस बिल के पास होने से आम आदमी की बल्ले बल्ले होगी, सस्ता प्रीमियम मिलेगा। जब ज्यादा कंपनियां होगी तो ग्राहकों को लुभाने के लिए मारामारी मचेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो नतीजा पॉलिसी के दाम गिरेंगे। बीमा अब अमीरों का शौक नहीं, आम आदमी की पहुंच में होने वाला है। दावा मिलने में आसानी होगी। विदेशी कंपनियां अपने साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और नई टेक्नोलॉजी एआई लेकर आएंगे, जिसमें क्लेम पास होने में महीनों नहीं शायद कुछ घंटे या कुछ दिन लगेंगे। टाल मटोल का काम भी कम होने वाला है। एक तरह के बीमा। अब तक हम सिर्फ लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जानते थे, अब पेट इंश्योरेंस यानी कि पालतू जानवरों का, गैजेट इंश्योरेंस, यहाँ तक कि साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस जैसे नए प्रोडक्ट आएंगे। नए बीमा के आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। आपकी हर जरूरत को ये बीमा कवर करेंगी। एजेंटों की भी मौज। बीमा एजेंटों को बार बार लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए प्रशासनिक झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से वे अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे और आपको बेहतर सर्विस भी देंगे। एलआईसी को आजादी। सरकारी कंपनी एलआईसी को भी अब हर छोटे काम के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकना होगा। उन्हें फैसले लेने की आजादी मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल क्या? सवाल ये कि आपकी पुरानी पॉलिसी का होगा क्या। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सवाल हर उस इंसान के मन में है जिसका पहले से कोई बीमा चल रहा है, कोई पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस उसने ले रखा है। क्या नए बिल के आने के बाद आपकी पुरानी एलआईसी या फिर प्राइवेट पॉलिसी बेकार हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। आपकी पुरानी पॉलिसी सुरक्षित है और उस पर मिलने वाला रिटर्न वैसे ही रहेगा जैसा कि आपसे तय हुआ था। बल्कि इस बिल का असर ये होगा कि आपकी मौजूदा कंपनी पर आपको बेहतर सुविधाएं देने का दबाव बढ़ेगा। हो सकता है कि आपकी पुरानी पॉलिसी कंपनी आपको कॉल करके कहे कि सर मैडम, अपनी पुरानी पॉलिसी में ये नए फीचर्स जोड़ लीजिए, आपके लिए नए फायदे हम आपको बता रहे हैं। या आपको पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, यानी अगर आपको लगे कि नई कंपनी बेहतर दे रही है तो आप अपनी पुरानी पॉलिसी को वहां से ट्रांसफर करा पाएंगे बिना अपने पुराने पुराने फायदे खोते हुए। कुल मिलाकर ये बिल ग्राहकों के लिए विन विन जैसी एक सिचुएशन पैदा करेगा और नजर भी कुछ ऐसा आ रहा है। रेगुलेटर को सेबी जैसी पावर दी जा रही है ताकि वो कंपनियों पर लगाम लगा सके, यानी अब कंपनियां आपकी मेहनत की कमाई के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अब नजर डालते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर। बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किसी भी भारतीय का खून खौलाने वाली है। वहां अराजकता अब इस कदर बढ़ गई कि कट्टरपंथी भीड़ भारतीय उच्चायोग यानी कि भारत की संप्रभुता के प्रतीक पर हमला करने के लिए निकल पड़ी है। सवाल सीधा, क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उनके मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत से दुश्मनी निभाने में अंधे हो गए हैं? हुआ क्या था ढाका में, अब ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी नारे गूंज रहे थे। एक कट्टरपंथी संगठन ने ऐलान किया कि वे भारतीय उच्चायोग का घेराव करेंगे। हजारों की भीड़ जमा हुई। उनका मकसद साफ था, भारतीय मिशन के अंदर घुसना और तबाही मचाना। गनीमत ये रही कि सुरक्षा बलों ने उन्हें कुछ दूरी पर घेर लिया, रोक लिया, लेकिन नीयत साफ हो चुकी है। हालात इतने खराब थे कि एहतियातन भारतीय वीजा सेंटर को बंद करना पड़ा। ये घटना बताती है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत किस स्तर पर पहुंच चुकी
चुकी है। यूनुस सरकार की चुप्पी या फिर मिली भगत, ये भी एक सवाल है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रवैया इस पूरे मामले में बेहद संदिग्ध है। एक तरफ उनके देश में कट्टरपंथी भारत के टुकड़े करने, पूर्वोत्तर राज्यों को काटने की धमकियां दे रहे हैं। हसनत अब्दुल्ला का बयान आप याद कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया, साफ शब्दों में कहा, बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब कर लताड़ लगाई भी गई। भारत ने दो टूक कहा है कि बहुत हो चुका। राजनयिक मिशनों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसमें चूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत पर इसका क्या असर रहने वाला है, क्या असर होगा, आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, ये भी जान लीजिए। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, ये एक कूटनीतिक युद्ध का ऐलान है। सुरक्षा को खतरा, अगर पड़ोस में भारत विरोधी आग भड़केगी तो उसकी लपटें हमारे बॉर्डर तक पहुंच जाएंगी, घुसपैठ बढ़ सकती है और सीमा पर तनाव भी बढ़ेगा। कड़ा संदेश। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह की तिकड़ी इस पर पैनी नजर बनाए रखे हैं। संदेश साफ, भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं, ऑफेंसिव मोड में भी आ सकता है। बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि 1971 में किसने बनाया था इस पूरे देश को और किसका सहयोग इनको नहीं भूलना चाहिए। भारत ने साफ कर दिया कि झूठी और भ्रामक कहानियां फैलाना बंद हो। आने वाले दिनों में भारत सख्त आर्थिक या कूटनीतिक कदम उठा सकता है। अगर यूनुस सरकार ने इन तत्वों पर लगाम नहीं लगाई तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में वो दरार आ जाएगी जिसे भरना नामुमकिन होगा। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के मंदिर में एक अखाड़े जैसा दृश्य था। एक तरफ सरकार जय श्री राम नहीं बल्कि जी राम जी बिल पास करवा रही थी और दूसरी तरफ विपक्ष गुस्से में आग बबूला होकर कागज फाड़कर, बिल की कॉपी फाड़कर हवा में उड़ा रहा था। यह हंगामा था मनरेगा के नए अवतार विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025, जिसे शॉर्ट में वीबी जी राम जी कहा जा रहा है। अब इस बिल को लेकर कागज क्यों फाड़े गए, क्या ये बवाल है? विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार महात्मा गांधी की विरासत को मिटाना चाहती है। 20 साल पुरानी मनरेगा योजना जो कांग्रेस की पहचान थी, उसका नाम और रूप दोनों बदल दिया गया। जैसे ही मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया और विपक्ष के आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेसी सांसद बेकाबू हो गए। उन्होंने बिल की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर के सामने हवा में वो कागज साफ तौर पर लहराते नजर भी आए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने क्या जवाब दिया, क्या माहौल था सदन का, जरा देखिए। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित मनरेगा की योजना में ये नाम की बात करते हैं। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। सदन के भीतर कागज के टुकड़े ऐसे उड़ रहे थे मानो किसी ने गुस्से का गुब्बारा फोड़ दिया हो। शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, संसद के शोरगुल में भी शिवराज सिंह चौहान की आवाज कड़क थी। जैसा कि आपने सुना भी, उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अरे आप गांधी की बात करती हैं। 2005 में जब आपने नरेगा शुरू किया था तब गांधी जी का नाम याद नहीं आया था। वो तो 2009 में चुनाव जीतने के लिए आपने मनरेगा किया था। शिवराज ने साफ किया कि कांग्रेस ने गांधी के नाम को सिर्फ इस्तेमाल किया है और उनके आदर्शों का नाश भी, जबकि मोदी सरकार उनके सपनों को, जैसे कि स्वच्छ भारत, पक्का घर, हकीकत में बदलती नजर आ रही है। सवाल ये भी कि बिल पास हो गया और बदलेगा क्या? शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया है। अब समझिए कि गांव के मजदूर और आम आदमी के लिए क्या कुछ बदलने वाला है। सबसे बड़ी बात, 100 नहीं 125 दिन का रोजगार। पुरानी मनरेगा में 100 दिन का काम की गारंटी थी, वहीं पर यह नया जी राम जी बिल 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, यानी कि 25 दिन की एक्स्ट्रा कमाई। विकसित भारत का लक्ष्य, सरकार का कहना है कि यह बिल 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेगा। इसमें सिर्फ गड्ढे खोदना नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट और स्थायी आजीविका पर जोर दिया जाना है।
नाम की राजनीति। अभी रोजगार एवं आजीविका मिशन है, विपक्ष इसे इतिहास मिटाना कह रहा है, सरकार इसे भविष्य बनाना कह रही है, लेकिन सच तो ये कि लोकसभा में उड़े वो कागज के टुकड़े बता रहे हैं कि 2025 का साल संसद में शांति से नहीं गुजरने वाला। विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को सड़क तक लेकर जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि मामला और कितना गर्माने वाला है। अब अंत में एक ऐसी खबर जो भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। एक तरफ देश के अंदर कुछ लोग वंदे मातरम बोलने पर हिचकिचाते हैं और दूसरी तरफ एक इस्लामिक मुल्क ओमान की धरती पर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रखते हैं तो वहां खड़ा मुस्लिम समुदाय और भारतीय प्रवासी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाता है। ये तस्वीर उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो भारत की छवि को लेकर सवाल उठाते हैं। ओमान में मोदी मैजिक। प्रधानमंत्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मिलने पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किसी शाही मेहमान से कम नहीं था। ओमान के उप प्रधानमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने आए। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन असली जादू होटल के बाहर दिखा। वहां मौजूद भीड़ में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि ओमान के स्थानीय लोग भी मोदी की एक झलक पाने को बेताब थे। हाथों में तिरंगा, जुबा पर मोदी और मोदी मोदी के नारे के साथ वंदे मातरम की गूंज भी। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई पराया मुल्क नहीं है, मानो भारत ही हो। 70 साल की दोस्ती और नया अध्याय, ये दौरा सामान्य नहीं है। भारत और ओमान के रिश्तों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी और सुल्तान के बीच बंद कमरे में जो बात होगी वो दुनिया के नक्शे पर भारत की स्थिति को और मजबूत करने वाली है। बिजनेस और डिफेंस की बात करें तो दोनों नेता डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और खेती पर बड़े समझौते कर सकते हैं। खाड़ी देशों में पकड़ पर नजर डालें तो ये साबित हो गया कि खाड़ी देश अब पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को नहीं बल्कि भारत की पावर और मोदी की कूटनीति को महत्व देने लगे। वहां लगे वंदे मातरम के नारे उन तमाम आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि भारत के रिश्ते मुस्लिम जगत से खराब हैं। ओमान की तस्वीरें बता रही हैं कि दुनिया भारत के दम को पहचानती है। प्रधानमंत्री का ये दौरा सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, ये एक ग्लोबल स्टेटमेंट है कि भारत का डंका अब हर दिशा में, पूरी दुनिया में बजता नजर आ रहा है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए जरूरी है। सियासत से लेकर सरहद तक की हलचल इस खबर में, इन खबरों में आपको महसूस हुई होगी। नीतीश की कुर्सी हिलेगी या जमेगी, बीमा बिल से आपकी जेब भारी होगी या हल्की, और बांग्लादेश को भारत कब सिखाएगा सबक, मामले पर हमारी पैनी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.